2008 में उनके कन्वॉय पर अटैक हुआ जब वो आजमगढ़ जा रहे थे। एक एंटी टेररिज्म रैली के लिए एक व्यक्ति की मौत हुई और कई घायल हुए। 1990s का दौर था। भारत के कोने कोने में राम जन्मभूमि आंदोलन की चिंगारी सुलग रही थी। 6 दिसंबर 1992 इस दिन बाबरी मस्जिद को हिंदू नेशनलिस्ट मॉब ने तोड़ दिया। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो एक छोटे से गांव से उठकर आज भारत के सबसे बड़े प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। ये है योगी आदित्यनाथ की कहानी। एक साधु, एक नेता और एक व्यक्ति जो इस देश के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ तक का सफर सिर्फ एक इंसान की कथा नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का उदय है जो हिंदुत्व और राष्ट्र सेवा से जुड़ी हुई है। 5 जून 1972 का दिन था। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, वहां एक छोटे से गांव पंचूर में एक साधारण से घर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अजय मोहन सिंह बिष्ट। ये वही अजय हैं जिनको पूरा देश आज योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है। उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। माँ सावित्री देवी घर संभालती थी और 7 बच्चे, 4 भाई और 3 बहन एक साथ बड़े हुए। अजय इनमें से दूसरे नंबर के थे, लेकिन शायद दिल से वो पहले थे, क्योंकि उनमें कुछ अलग करने की चिंगारी शुरू से ही थी। पंचूर गांव छोटा सा था। वहां जिंदगी एकदम सादे सी थी। खुले पहाड़, हरियाली और एक छोटी सी दुनिया जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। अजय का बचपन भी वैसा ही था। खेलना कूदना, गांव के बच्चों के साथ वक्त बिताना और अपने पिताजी के काम को देखते हुए बड़ा होना। आनंद सिंह बिष्ट का काम उन्हें जंगलों में ले जाता था और शायद वहीं से अजय के मन में प्रकृति और समाज के प्रति एक गहरी समझ पैदा हुई। आज जब हम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, उनकी सादगी और जमीन से जुड़ाव वही बचपन की देन लगता है। अजय पढ़ाई में हमेशा से ही अच्छे थे। वो गांव के स्कूल से शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़े और जब कॉलेज का वक्त आया तो उन्होंने हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। सब्जेक्ट चुना मैथमेटिक्स। ये सुन के आपको हैरानी हो सकती है, क्योंकि आज हम उन्हें एक साधु और नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन उस वक्त अजय एक सीरियस स्टूडेंट थे। गणित जैसे सब्जेक्ट में डिग्री लेना आसान नहीं होता है। इसमें लॉजिक, डिसिप्लिन और एक क्लियर सोच चाहिए, और ये क्वालिटीज आगे चलकर उनकी जिंदगी में काम आई। यूनिवर्सिटी के दिनों में अजय का ध्यान सिर्फ किताबों तक नहीं था। 1990s का दौर था और भारत में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, राम जन्मभूमि आंदोलन। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ था और देश भर के नौजवान इसमें शामिल हो रहे थे। अजय के दिल में भी वही आग थी, अपने धर्म और संस्कृति के लिए कुछ करने की आग। उनके परिवार वाले कहते हैं कि वो अक्सर गांव में भी इन मुद्दों पर बात करते थे और उनका मन पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा की तरफ भी झुकने लगा। एक दिन अजय ने एक बड़ा फैसला लिया, घर छोड़ दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी एक फॉरेस्ट रेंजर के बेटे के लिए, जिसका परिवार उन पर डिपेंडेंट था। घर से निकलना मतलब अपनी जिंदगी का रुख पूरा बदल देना। लेकिन अजय के अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था। कई आर्टिकल्स के मुताबिक 1990s के शुरुआती दौर में वो राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गए। ये वो वक्त था जब देश के कई हिस्सों में हिंदुत्व की लहर चल रही थी और अजय उसमें एक छोटे से गांव के लड़के के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ को अपना मार्गदर्शक बनाया। महंत अवैधनाथ गोरखनाथ मठ के मुखिया थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के एक बड़े नेता। अजय उनके शिष्य बने और यहीं से उनका सफर एक साधु की राह पर शुरू होता है। घर छोड़कर वो गोरखपुर आए, जहां गोरखनाथ मठ उनका नया घर बना। यह मठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र था और अजय के लिए यह एक नई शुरुआत थी। अजय, जो योगी आदित्यनाथ बनने की राह पर थे, अपने गांव को नहीं भूले। 1998 में जब वो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, जिसके बारे में हम चैप्टर 3 में बात करेंगे, उन्होंने अपने गांव पंचूर में एक स्कूल शुरू किया। यह स्कूल उनके दिल के करीब था। एक तरह से उन्होंने अपने बचपन की यादों को जिंदा रखा और अपने गांव के बच्चों को वो मौका दिया जो शायद उन्हें खुद न मिला हो। आज भी वो जब अपने गांव जाते हैं, वहां के लोग उन्हें अपने बेटे की तरह देखते हैं। एक ऐसा बेटा जो घर से निकल गया लेकिन अपने रूट्स को कभी नहीं भूला। कुछ आर्टिकल्स जैसे कि ब्रिटेनिका और विकिपीडिया यह बताते हैं कि अजय का बचपन और पढ़ाई एक साधारण लड़के जैसी थी, लेकिन उनका घर छोड़ना और आंदोलन में शामिल होना उन्हें अलग बनाता है। कई लोग कहते हैं कि ये उनका पहला कदम था हिंदुत्व की तरफ, जो आगे चलकर उनकी पहचान बने। लेकिन एक बात साफ है, योगी आदित्यनाथ के रूप में जो शख्स हम आज देखते हैं, उसकी नींव उसी बचपन में पड़ी थी। एक साधारण से गांव से निकलकर पढ़ाई के दम पर और अपने धर्म के लिए समर्पण के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, अजय सिंह बिष्ट अब एक नए रास्ते पर चल पड़े थे। 1990s का दौर था
भारत के कोने कोने में राम जन्मभूमि आंदोलन की चिंगारी सुलग रही थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा न सिर्फ एक धार्मिक सवाल था बल्कि एक राष्ट्रीय भावना बन चुका था। अजय, जो अभी तक एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, इस आंदोलन से इतने परिवर्तित हुए कि उन्होंने घर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। ये वो वक्त था जब उनका सफर एक साधु बनने की तरफ शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो उन्हें अजय से योगी आदित्यनाथ बनाएगा। उनका पहला कदम था गोरखपुर, वहाँ का गोरखनाथ मठ, जो नाथ संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र है। यह मठ सिर्फ एक मंदिर नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति का घर था। यहाँ के महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के एक बड़े नेता थे। अजय उनके शिष्य बने। ब्रिटेनका और विकिपीडिया के मुताबिक ये संबंध उनके लिए जिंदगी बदलने वाला था। महंत अवैधनाथ न सिर्फ एक गुरु बने बल्कि उनके लिए एक पिता जैसा रूप भी, एक ऐसे गुरु जिन्होंने उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्र सेवा का पाठ पढ़ाया। गोरखनाथ मठ आने के बाद अजय को एक नई पहचान मिली। उन्होंने अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा। आदित्य मतलब सूरज की रोशनी और नाथ उनकी नाथ संप्रदाय की परंपरा को दर्शाता है। ये नाम सिर्फ एक बदलाव नहीं था बल्कि एक संकेत था कि वो अपने आप को देश और धर्म के लिए समर्पित कर चुके हैं। उनका जीवन अब एक साधु का था। भगवा कपड़े, संन्यास की शपथ और एक ऐसा लक्ष्य जो उन्हें आम जिंदगी से अलग करता था। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ खुद एक हिंदुत्व के बड़े नेता थे। उन्होंने हिंदू महासभा के साथ अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था और बाद में बीजेपी ज्वाइन की। उनका प्रभाव योगी पर गहरा था। आर्टिकल्स के मुताबिक महंत अवैधनाथ ने योगी को न सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया और रैलीज में भाग लिया और हिंदुत्व के मुद्दों को आगे बढ़ाया। एक दिन जो शायद योगी आदित्यनाथ के मन में हमेशा के लिए छाप छोड़ गया। 6 दिसंबर 1992 इस दिन बाबरी मस्जिद को हिंदू नेशनलिस्ट मॉब ने तोड़ दिया। ये घटना देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी और योगी उस वक्त इस आंदोलन का हिस्सा थे। कई सोर्सेस के मुताबिक वो वहां मौजूद नहीं थे जब मस्जिद गिराई गई, लेकिन उनका दिल और दिमाग पूरा इस आंदोलन के साथ था। ये पल उनके लिए एक संकल्प बन गया कि राम मंदिर का सपना पूरा होना चाहिए और वो इसके लिए अपना जीवन लगा देंगे। कई दशकों बाद जब 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, तब योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर उन्होंने अपने गुरु का सपना पूरा होते देखा। यह एक इमोशनल मूवमेंट था। एक साधु जो कभी एक छोटे से गांव से निकला था, अब उस बड़े संकल्प का हिस्सा बन चुका था। लेकिन ये सफर यहीं नहीं रुका। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ का देहांत हो गया। ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा झटका था, साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी का वक्त भी। 2 दिन बाद 14 सितंबर 2014 को नाथ संप्रदाय की परंपरा के साथ योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ का महंत चुना गया। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक लेगेसी थी जो उनके गुरु ने उन्हें सौंपी थी। महंत बनने के बाद योगी ने मठ को न सिर्फ एक धार्मिक स्थल बनाए रखा बल्कि इसे एक सामाजिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया। गोरखनाथ मठ आज भी लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। वहाँ गरीबों के लिए सेवा होती है, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है और समाज के हर तबके के लोग यहाँ आते हैं। योगी ने अपने गुरु के संस्कारों को आगे बढ़ाया, धर्म के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी काम किया। साधु बनने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के अंदर का नौजवान अभी जिंदा था। 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया, एक हिंदू यूथ आर्मी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर काम करेगी। ये संगठन उनके लिए एक शक्ति बना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो अपने विचार नौजवानों तक पहुंचा सके। कई आर्टिकल्स के मुताबिक हिंदू युवा वाहिनी ने योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया, लेकिन इस पर कई कंट्रोवर्सीज भी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि इसने कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दिया, लेकिन योगी के सपोर्टर्स का मानना है कि यह एक तरह से हिंदुत्व की रक्षा के लिए था। 2022 में संगठन को डिसबैंड कर दिया गया, लेकिन अब तक योगी आदित्यनाथ का नाम एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुका था। योगी आदित्यनाथ का साधु बनने का सफर उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ब्रिटेनका और विकिपीडिया और कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वो दौर था जब एक स्टूडेंट से एक हिंदुत्व के प्रचारक बने। उनके आलोचक कहते हैं कि उनका फोकस सिर्फ एक समुदाय पर था, लेकिन उनके सपोर्टर्स का मानना है कि उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के लिए जो किया वो देश के लिए एक बड़ा योगदान था। एक बात तो साफ है, योगी आदित्यनाथ का यह सफर उन्हें एक आम आदमी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स बनाया। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बने एक साधु का सफर कैसा था, लेकिन ये साधु सिर्फ मंदिर तक नहीं रुका, उन्होंने सियासत के मैदान में भी कदम रखा और वो भी इतनी छोटी उम्र में।
कि लोग हैरान रह गए। साल था 1998 और योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26 साल के थे जब वो गोरखपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। यह कोई छोटी बात नहीं थी, वो 12th लोकसभा के सबसे कम उम्र के एमपी बने। एक भगवा कपड़े पहने साधु जो अभी तक राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना योगदान दे रहा था, अब देश के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक मंच पर खड़ा था। यह उनका पहला कदम था सियासत में और इसके साथ ही शुरू हुआ उनका पॉलिटिकल कैरियर जो आगे चलकर इतिहास बनाएगा। योगी का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनके गुरु महंत अवैधनाथ भी बीजेपी के साथ जुड़ चुके थे और 1991 में गोरखपुर से एमपी बने थे। जब 1998 में महंत अवैधनाथ ने अपनी सीट छोड़ी तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुना। योगी ने ये मौका दोनों हाथों से पकड़ा और इलेक्शन में जीत हासिल की। 42.62% वोट के साथ उन्होंने गोरखपुर को अपना घर बना लिया। विकिपीडिया और इलेक्शन रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 2,68,428 वोट्स पाए, जो उनके लिए एक बड़ी शुरुआत थी। एक बार जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गोरखपुर से अगले 4 इलेक्शन भी जीते। हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता गया। 2004 में उन्होंने 51.31% वोट्स पाए और 2014 में 51.83% वोट के साथ 5,39,127 वोट्स उनके नाम हुए। यह नंबर सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि उनकी लोकप्रियता और लोगों के भरोसे को दिखाता है। लोकसभा में उनका रिकॉर्ड भी कमाल का था। 16th लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 77% थी। उन्होंने 284 सवाल पूछे, 56 डिबेट्स में हिस्सा लिया और 3 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए। एक साधु के लिए ये सब करना मतलब था कि वो सिर्फ धर्म के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए भी काम कर रहे थे। योगी का पॉलिटिकल उदय सिर्फ इलेक्शन जीतने तक नहीं था बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2002 में जब वो दूसरी बार एमपी बने, उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन शुरू किया। यह एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर काम करता था। हिंदू युवा वाहिनी के थ्रू योगी ने नौजवानों को मोबिलाइज किया। उनका मकसद था हिंदू संस्कृति की रक्षा और सामाजिक न्याय। कई आर्टिकल्स के मुताबिक ये संगठन उनके पॉलिटिकल पावर का एक बड़ा हिस्सा बना। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हिंदू युवा वाहिनी के वर्कर्स उनके लिए एक सेना की तरह काम करते थे। योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के साथ रिश्ता हमेशा सीधा नहीं था। उन्होंने पार्टी ज्वाइन तो की लेकिन अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए रखी। कई बार उनके और बीजेपी लीडरशिप के बीच टेंशन भी हुई। कई आर्टिकल्स के मुताबिक 1990s और अर्ली 2000s में जब बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दों को थोड़ा सॉफ्ट किया, योगी इससे खुश नहीं थे। उन्होंने पार्टी को चैलेंज भी किया। मसलन 2002 में उन्होंने गोरखपुर से बीजेपी के एक बड़े नेता शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ हिंदू महासभा के राधा मोहन दास अग्रवाल को सपोर्ट किया और वो जीत गए। ये एक बड़ा झटका था बीजेपी के लिए, लेकिन इससे योगी का दबदबा साफ साफ दिखाई दिया। 2002 में भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ 70 कैंडिडेट खड़े करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया। फिर भी बीजेपी ने उन्हें हमेशा इंपॉर्टेंस दी क्योंकि योगी एक स्टार कैंपेनर थे। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता जैसे एलके अडवाणी और अशोक सिंघल गोरखपुर आकर उन्हें सपोर्ट करते थे। एक बार 2006 में जब बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट लखनऊ में हो रहा था, योगी ने गोरखपुर में एक बड़ा हिंदू महासम्मेलन रखा। यह दिखाता है वे अपने विचार और शक्ति के प्रति कितने सीरियस थे। योगी का पॉलिटिकल कैरियर बिना कंट्रोवर्सीज के नहीं था। 2006 में उन्होंने नेपाल के मेओस्ट और इंडियन लेफ्ट पार्टीज के लिंक्स को एक बड़ा इशू बनाया और मधेसी लीडर्स को मेओइज्म के खिलाफ लड़ने के लिए इनकरेज किया। 2008 में उनके कन्वॉय पर अटैक हुआ जब वो आजमगढ़ जा रहे थे। एक एंटी टेररिज्म रैली के लिए एक व्यक्ति की मौत हुई और कई घायल हुए। फिर 2007 में एक बड़ा हादसा हुआ। रिलीजियस वायलेंस के बाद एक शोक सभा में उन्हें अरेस्ट किया गया। उनके सपोर्टर्स ने हंगामा किया। मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कोचेस जलाए और पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। योगी को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अगले दिन डीएम और पुलिस चीफ का ट्रांसफर हो गया। ये उनकी पॉलिटिकल पावर का प्रूफ था। योगी आदित्यनाथ का सियासत में कदम एक साधु के लिए एक बड़ा लीप था। कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने गुरु की लेगेसी को आगे बढ़ाया और गोरखपुर को अपना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। उनके आलोचक कहते हैं कि उनका फोकस कम्युनल था और उन्होंने पोलराइजेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन उनके सपोर्टर्स का मानना है कि उन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्र सेवा के लिए जो किया वो एक साधु और नेता दोनों के रूप में उनका फर्ज था। एक बात साफ है, 26 साल की उम्र से लेकर 2017 तक जब वो यूपी के सीएम बने, योगी ने अपने पॉलिटिकल करियर को एक मजबूत नींव दी। दोस्तों, यहाँ तक हमने योगी आदित्यनाथ के सफर के 3 चैप्टर देखे, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी।
और आगे का सफर और भी दिलचस्प है। वो पल जब योगी बुलडोजर बाबा बने, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी और जब वो देश के सबसे बड़े प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच गए। ये सब एक पार्ट में समेटना नामुमकिन है, इसलिए हम इस कहानी को 2 भागों में बांट रहे हैं। तो दोस्तों, ये पहला हिस्सा यहाँ खत्म होता है, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। आपके मन में सवाल होंगे, योगी ने यूपी को कैसे बदला, बुलडोजर बाबा का राज क्या था और वो कैसे एक नेशनल फिगर बने। इन सब का जवाब मिलेगा हमारे दूसरे पार्ट में, जहां हम उनके मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक के सफर को दिखाएंगे, उनकी पॉलिसीज, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनकी वजह से देश में छाया एक नया दौर। तो तैयार रहिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले योगी आदित्यनाथ की जर्नी कैसी थी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।